फर्स्ट पहले हम लोग ने क्या स्टार्ट किया है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोगों ने देखा था कि क्यों मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं, ए बी रॉफ अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप प्लीज उसे पढ़िए। ठीक है, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस का कॉम्पीटिंग यूज है, और ह्यूमन बींग्स का जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, सिस्टम्स को सेटअप करना है। उस सिस्टम्स को सेटअप करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो सिस्टम को बनाने के लिए हमें एक पॉलिसी बनाना होगा। तो बहुत सारे सिस्टम्स हम लोगों ने अपने कंट्री में बनाए हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरीके से मॉनेटरी सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, बहुत तरीके का सिस्टम है। इसमें से एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग मॉनेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसमें मॉनेटरी सिस्टम को तो हम लोगों ने बना लिया, तो अब उससे हम लोग पॉलिसी बनाते हैं कि वो सिस्टम कैसे चलेगा। तो उसी पॉलिसी का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक आपका हो गया फिजिकल सिस्टम। तो इस फिजिकल सिस्टम से जो निकलता है वो होता है फिजिकल पॉलिसी। इस मॉनेटरी सिस्टम से जो निकलता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी क्या करता है, तो जो कंट्री का जो इनकम होता है और कंट्री का जो एक्सपेंस होता है उसको मेजर करता है। किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, तो जितना भी मनी सप्लाई हो रहा होता है ना मार्केट में, तो उस पूरे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक। ठीक है, और जब फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों कॉम्बाइंड होता है ना, तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक गोल को ये एक डायरेक्शन देता है। ओके, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है मार्केट में। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का ये मतलब होता है कि जब आप लोन लेने जाते हैं ना, तो जिस रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन। अब मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी फोकस हम लोगों ने देखा था। प्राइमरी फोकस क्या है, तो प्राइस को स्टेबलाइज करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना। अब प्राइस को स्टेबलाइज कैसे करेंगे, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, तो इन्फ्लेशन को टारगेट करके करेंगे। और इन्फ्लेशन को टारगेट कैसे करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट के थ्रू करते हैं। अभी इंटरेस्ट रेट क्या है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखना है कि इंटरेस्ट रेट क्या है। नाउ हाउ वी विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन। नाउ हाउ वी विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन, अब हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इस टूल्स का नाम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। इसमें जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, जो ये सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ, एलएएफ, आपको बस इतना ही पढ़ना है। इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वालिटेटिव टूल्स है ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स जो है ये मैं आपको इंक्रीजिंग रेट्स, हाँ अभी रेट्स देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स जो है आपको बस यही पढ़ना है। इसमें रिजर्व रेशियो होता है जिसको सीआरआर और एसएलआर बोलते हैं, और बाद बाकी बहुत सारे रेट्स होते हैं, जैसे बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, एलएएफ हो गया। इसमें रेपो, रिवर्स रेपो हम लोग पढ़ेंगे, ओएमओ पढ़ेंगे। तो ये सब चीज हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। फिर आज मैंने आपको क्या समझाया था कि एनडीटीएल क्या होता है। एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होता है। इसका क्या मतलब है कि सपोज एक बैंक है, एक बैंक में पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करता है। मासूक अहमद, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज कॉन्सेंट्रेट हेयर। सीआरआर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था एनडीटीएल क्या होता है। एनडीटीएल का क्या मतलब होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या मतलब है, लायबिलिटीज किस फॉर्म में होता है, तो जब बैंक के पास जो पब्लिक का पैसा डिपॉजिट होता है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। ओके, अब ये लायबिलिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी क्या होता है कि जब आप उस पैसे को बैंक से डिमांड करोगे तो बैंक आपको वो पैसा दे देगी। वो किस फॉर्म में होता है, तो वो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आपका पैसा होता है। टाइम लायबिलिटी क्या होता है, तो टाइम लायबिलिटी होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट योर मनी। जैसे फिक्स डिपॉजिट आप कराते हो, रेकरिंग डिपॉजिट जिसको आरडी बोलते हैं। तो इस तरीके का जो पैसा होता है ये टाइम लायबिलिटी होता है। तो सपोज ऑन अ पर्टिकुलर डे,
ऑन अ पर्टिकुलर डे डिपॉजिट्स, सपोज एवरी फ्राइडे का हम लोग डिपॉजिट्स का बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीआरआर जो होता है वो हर फ्राइडे कैलकुलेट किया जाता है। अभी बहुत बच्चे होंगे जिनको सीआरआर समझ नहीं आ रहा होगा, तो अभी मैं आपको सीआरआर नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको एनडीटीएल समझा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए अभी आप एवरी फ्राइडे और इन सब चीज से कंफ्यूज मत हो। आप बस ये सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर डे पे बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट आया डिमांड लायबिलिटी के फॉर्म में वो 80 करोड़ आया, और जो टाइम लायबिलिटी के फॉर्म में आया वो 70 करोड़ आया। और उसी पर्टिकुलर डे कुछ लोग विड्रॉ भी किए। तो सपोज 30 करोड़ कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया इन टर्म्स ऑफ डिमांड लायबिलिटी, दैट इज करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से लोग 30 करोड़ निकाल लिया, और फिक्स डिपॉजिट से लोगों ने 20 करोड़ निकाल लिया। तो किसी एक पर्टिकुलर डे पे बैंक का एनडीटीएल कैलकुलेट किया गया, तो नेट डिमांड लायबिलिटी कितना है? 50 करोड़। नेट टाइम लायबिलिटी क्या है? 50 करोड़। तो एनडीटीएल क्या हो गया? 100 करोड़। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। अब किसी पर्टिकुलर डे पे ये कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये कब कैलकुलेट किया जाता है? तो ये हर फ्राइडे को एनडीटीएल कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि सीआरआर जो होता है वो एनडीटीएल पे ही बेस्ड होता है, और उस फ्राइडे का एनडीटीएल का बात होता है। तो हर फ्राइडे बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनडीटीएल, ठीक है? अब देखिए, अब मैं आपको बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है ये मैंने आपको अजीम में समझाया था, बट ये टॉपिक थोड़ा न्यू है, इसमें बेस बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है? जैसे ये बैंक है, बैंक के पास कस्टमर ने अपना पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है? तो जो पैसा कस्टमर का बैंक के पास डिपॉजिट होता है वो बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। बैंक इसी पैसे को, जो कस्टमर का पैसा होता है, इसी पैसे को क्या करती है? लोन में ट्रांसफर करती है टू द बोरोवर। तो जो बैंक कस्टमर के सॉरी कस्टमर का जो पैसा बैंक के पास होता है, तो बैंक उस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को पे करती है, लेट्स से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? और बैंक जो पैसा कस्टमर का बोरोवर को लोन में प्रोवाइड करती है, तो उससे बोरोवर से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो लेट्स से 11%। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है? बैंक के पास जो कस्टमर का पैसा होता है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, और बैंक उसी पैसे को जब बोरोवर को लोन में प्रोवाइड करती है तो बैंक के लिए वो एसेट होता है, ठीक है? तो सेम पैसा बैंक के लिए एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। इसलिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। जो पैसा बैंक का कस्टमर, जो बैंक के पास कस्टमर का पैसा जा रहा है, वही पैसा बैंक एसेट के रूप में लोन में प्रोवाइड कर रही है। तो लायबिलिटी और एसेट हमेशा इक्वल होता है, ठीक है? तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम आपका वर्क करता है, ठीक है? अब इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, क्योंकि इसमें बार-बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसा टर्म आएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में जीसेक भी बोलते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है? लेट्स से गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अपना इनकम होता है और गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता है, ठीक है? अब अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंस गवर्नमेंट का एक्सपेंस अगर इनकम से ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा? लेट्स से गवर्नमेंट का इनकम है 500 करोड़ और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो 700 करोड़, तो क्या होगा? गवर्नमेंट बोरो करेगी, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैसे करेगी? गवर्नमेंट का इनकम ही 500 करोड़ हो रहा है और उसका एक्सपेंडिचर 700 करोड़ है, तो इस केस में गवर्नमेंट बोरो करेगी, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो बोरो करती है, तो किस टर्म्स में बोरो करती है? तो गवर्नमेंट बहुत तरीके से पैसे को बोरो कर सकती है, उसमें से एक होता है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है कि इस पे गवर्नमेंट एक इस तरीके का एक बॉन्ड होता है, एक पेपर, और ये गवर्नमेंट ट्रस्टी बॉन्ड होता है, मतलब गवर्नमेंट के नाम पे होता है, ठीक है? तो सपोज करिए गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया है,
तो इस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बैठे होते हैं इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए। क्यों? सपोज करिए कोई यहाँ पे है 10 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लिया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, लेट्स से 8%, 9%। तो इससे इनका इनकम हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी इशू करती है अपने नाम का, और उस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और फिर गवर्नमेंट यहाँ से पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। गवर्नमेंट को जितना का रिक्वायरमेंट होता है उतना पैसा पहुंच जाता है, और गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू कर दिया। ये सिक्योरिटी उस लेंडर के पास होता है जिसने गवर्नमेंट का सिक्योरिटी परचेज किया है, और उस पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है। ये लेंडर जनरली कौन से होते हैं, तो ये बैंक्स होते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। वही लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, मोटा मोटी आपने समझ लिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। बताइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लियर हो गया सबको? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों इशू किया जाता है? व्हेन गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ मनी, व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज मोर देन द इनकम। क्या सबका गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? ओके, सबका क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, वेल डन। चलिए, ये आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ लिए। अब मैं आपको सीआरआर समझा रहा था, ठीक है। तो सीआरआर, सीआरआर क्या होता है? सीआरआर का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। एंड एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दो टर्म आप लोगों का क्लियर है, एनडीटीएल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ये दो टर्म क्लियर है। एक और टर्म है, उसको समझा देता हूं पहले मैं। लिक्विडिटी, लिक्विड। कभी कभी आप देखेंगे ना, इस तरीके से लिखा होता है लिक्विड फॉर्म, या विच इज मोर लिक्विड, लिक्विडिटी। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो मनी होता है वो बहुत सारे फॉर्म में होता है। कैश के फॉर्म में होता है, आप चेक के फॉर्म में होता है, फिक्स डिपॉजिट, एसेट। ये सब क्या है? ये सब आपका, इसमें से कैश जो होता है ये आपका मोस्ट लिक्विड मनी होता है, मोस्ट लिक्विड मनी। इस मोस्ट लिक्विड मनी का क्या मतलब होता है? जित लिक्विड का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे सपोज करिए एक पानी, एक ग्लास पानी है, ठीक है, एक ग्लास वाटर और एक ग्लास ऑयल। तो अगर आप दोनों को फर्श पे अगर आप स्प्रेड करते हैं तो कौन बहुत फास्टली मूव करेगा? अगर दोनों को मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रहा हूँ तो एक यहाँ तक पहुंचेगा और दूसरा यहाँ तक पहुंचेगा। कौन जल्दी फास्टली स्प्रेड होगा? वाटर। तो सेम लिक्विड का यही मतलब होता है कि किस मनी को आप कैश के फॉर्म में कितना इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मोस्ट लिक्विड। अब एक आपके पास चेक है, एक आपके पास एफडी है, किसको आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं? एफडी तो तब कन्वर्ट होगा ना जब इसका डेट होगा, तब आप फिक्स डिपॉजिट को जाके आप बैंक में जमा करेंगे और तब आपको आप कैश प्रोवाइड होगा। चेक है, चेक को आप आज बैंक में जाके जमा करेंगे तो आपको 1 घंटे में या 10 मिनट में आपको कैश मिल सकता है। जो कैश है ये तो ऑटोमेटिकली कैश फॉर्म में ही होता है, तो इसलिए कैश इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म। गोल्ड है, होम, घर। घर को भी तो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, घर को आप सेल करके, बट घर को सेल करना कितना मुश्किल होता है, तो ये लीस्ट लिक्विड फॉर्म होता है, लीस्ट लिक्विड फॉर्म होता है। गोल्ड, गोल्ड को भी आप सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो जिस चीज को आप कर सेल करके
कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी चीज को लिक्विडिटी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लिक्विडिटी क्या है, क्लियर हुआ? अभी अब कहीं लिक्विड फॉर्म होगा तो इससे आप समझ जाएंगे ना लिक्विड फॉर्म का क्या मतलब होता है। मनी का ये वेरियस फॉर्म्स होता है जिसको हम लोग लिक्विड फॉर्म्स बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ सबका? अगर आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन आ जाए और पूछे कि विच इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, तो आप बता देंगे? हाँ बिल्कुल, कैश। चलिए, अब सीआरआर और एसएलआर। अब फिर हम लोग देखेंगे बैंक कैसे वर्क करता है। तो ये बैंक है, बैंक है, बैंक के पास कस्टमर का पैसा गया, तो बैंक के पास एनडीटीएल, लेट्स सपोज कि अभी 100 करोड़ है। तो बैंक अपने पास पैसा बिल्कुल नहीं रखना चाहता है। वो बैंक अपने पास अगर पैसा रख रहा है, कस्टमर का पैसा अगर आइडल पड़ा हुआ है बैंक के पास, तो बैंक के लिए बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि बैंक को तो कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो बैंक तुरंत क्या जंप करता है कि चलो हम लोन में इस पैसे को प्रोवाइड करें ताकि बैंक का इनकम जनरेट होता रहे। लेकिन जैसे ही बैंक लोन में प्रोवाइड करने जाता है, ये बैंक जैसे ही देखो 100 करोड़ है, तो ये फटाफट जाता है कि चलो आज हम 100 करोड़ लोन में प्रोवाइड करेंगे। तुरंत आरबीआई आ जाता है और आरबीआई इसको मना करता है, क्योंकि आरबीआई तो सुपर बॉस है, बैंकों का बैंक होता है, बैंकर्स बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास तो बहुत पावर है। तो ये क्या बोलता है कि नहीं, देयर इज वन रूल कि आप अपने एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, आप अपने एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे। दिस इज नोन एज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो सर्टेन परसेंटेज, तो अभी वो सर्टेन परसेंटेज क्या है, एट प्रेजेंट आज की डेट में 3% है। और अगर हम लोगों ने सपोज किया है कि एनडीटीएल 100 करोड़ है, तो 3% ऑफ दिस एनडीटीएल, दैट इज 100 करोड़, बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा। किस फॉर्म में, तो कैश के फॉर्म में। एंड फिर बैंक पूछता है कि अब हम लोन में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बोलता है नहीं। अब आपको एक और काम करना है, तो क्या करना है, सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल बैंक हैज टू मेंटेन विथ themselves in liquid form. Again, I am repeating, certain percent of NDTL bank has to maintain with themselves in liquid form. Certain percentage आज की डेट में क्या है, सर्टेन परसेंट आज के डेट में क्या है, तो ये 18% है। तो 18% ऑफ एनडीटीएल, अभी हम लोगों ने सपोज किया कि एनडीटीएल 100 करोड़ है, तो दिस 100 करोड़ ये बैंक को खुद के पास मेंटेन करना होता है, मेंटेन विथ देमसेल्व्स। किस फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे सिर्फ कैश की बात होती है सीआरआर में, लेकिन एसएलआर में लिक्विड फॉर्म की बात होती है, मींस इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस 3 फॉर्म में आप इस पैसे को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो जो रेस्ट अमाउंट इसके बाद बचता है, उसको आप लोन में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका सीआरआर था और ये आपका एसएलआर था। सीआरआर कितना था, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था 3% ऑफ एनडीटीएल, अभी हम लोगों ने सपोज किया 100 करोड़। और एसएलआर क्या था, तो 18% ऑफ एनडीटीएल, हम लोगों ने क्या सपोज किया, 100 करोड़। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 करोड़ प्लस 18 करोड़, दैट इज 21 करोड़। बैंक के पास टोटल पैसा कितना था, 100 करोड़, उसमें से 21 करोड़ जो है वो बैंक को रिजर्व में रखना है। ठीक है, तो रेस्ट अमाउंट जो है वो कितना बचा, तो 79 करोड़। अब इस 79 करोड़ को लोनेबल अमाउंट बोलते हैं। लोनेबल अमाउंट मीन्स बैंक के पास अब फ्रीडम है कि बैंक 79 करोड़ का 79 करोड़ लोन में प्रोवाइड कर सकता है।
ठीक है, बताइए यहां तक सबका क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट इसमें? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन लिक्विडिटी, देखिए पब्लिक सेक्टर का भी ना अपना अपना बॉन्ड्स होता है, पब्लिक सेक्टर वगैरह भी लोग ये जो होते हैं ना, ये लोग भी अपना बॉन्ड इशू करते हैं, तो उनका भी कुछ शेयर लोगों के पास होता है, दैट इज नोन एज, तो उनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना कैश के फॉर्म में, उसी को बोलते हैं पीएसयू लिक्विडिटी। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए, अब मैं आपको थोड़ा नोट्स दिखा दूं, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सीआरआर, एनडीटीएल, ये सब तो मैंने बता दिया है। अब जो एनडीटीएल जो होता है, जो मैं बार बार एनडीटीएल का बात कर रहा हूँ, किस एनडीटीएल का बात कर रहा हूँ, तो हर फ्राइडे बैंक को रिक्वायरमेंट होती है कि वो एनडीटीएल कैलकुलेट करे, ठीक है। तो उस एनडीटीएल का सर्टेन परसेंट बैंक क्या करता है, कैश के फॉर्म में रखता है आरबीआई के पास, तो उसको सीआरआर बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म में खुद के पास रखता है तो उसको एसएलआर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी 100 करोड़ था, एनडीटीएल 100 करोड़ था, एसेट आपका 100 करोड़ हुआ, इसमें सीआरआर और एसएलआर 3 करोड़ एंड 18 करोड़ चला गया रिजर्व में, तो लोनेबल अमाउंट कितना बचा, 79 करोड़। अब सीआरआर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो ये पैसा होता है ना 3%, जो मतलब सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल की जो कैश के फॉर्म में बैंक रखता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है, उस पे आरबीआई बैंक को कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करती है, उस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होता है उस पैसे पे, ठीक है। इट ये पूछता है एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन कि क्या बैंक को उस पर प्रॉफिट मिलता है, आरबीआई के पास वो रखता है, तो नहीं, बैंक को उस पर कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक हैव टू कीप विद आरबीआई इन कैश फॉर्म, ये वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। एनडीटीएल क्या रेफर्स करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया एनडीटीएल क्या बताता है। अब ये जो है ये सेक्शन किसके अंडर ये डिफाइंड है, सीआरआर, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन 42 क्लॉज 1 आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये सीआरआर का डेफिनेशन दिया गया है। सेम सेक्शन 18 और सेक्शन 56 के अंदर भी डेफिनेशन दिया गया, बट ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लीव इट। ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है इसको आप छोड़ भी सकते हैं, आपको अगर याद करना है तो बस आप ये याद कर सकते हैं, सेक्शन 42 क्लॉज 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 प्रिस्क्राइब्स द मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सिर्फ आपको ये याद करना है, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एसएलआर का। कीप इन लिक्विड फॉर्म, अब लिक्विड फॉर्म मैंने आपको बताया है, कैश, गोल्ड एंड आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। जो आरबीआई अप्रूव्ड जो आरबीआई जिस सिक्योरिटी को अप्रूव करता है कि आप इस सिक्योरिटीज में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो कौन सा सिक्योरिटीज होता है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, वो ट्रेजरी बिल होता है, वो पीएसयू, अभी जो आप पूछ रहे थे ना पीएसयू वाला, वो यही है पीएसयू, डिवेंचर्स। अब ये डिवेंचर्स और ये सब क्या है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको बस ये जानना है कि एसएलआर क्या है, तो एसएलआर बैंक अपने पास मेंटेन करता है लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में, तो कैश, गोल्ड एंड आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। कभी कभी एग्जाम में आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी की जगह पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। क्या बैंक को इस पे कुछ इंटरेस्ट अर्न होता है? देखिए मैं डिवेंचर्स बता दूं, डिवेंचर्स बॉन्ड, ये थोड़ा सा अभी के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका सिलेबस भी नहीं ओवर हो पाएगा, मैं कभी फिर बता दूंगा, ठीक है। जिन्हें अगर ये सब चीज़ पढ़ना होगा, तो उनको मैं केएस वाले बैच में सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है? चलिए, इस पे क्या बैंक को इंटरेस्ट अर्न होता है? क्या इस पे प्रॉफिट अर्न होता है? तो यस, इस पे बैंक को इंटरेस्ट अर्न होता है। इस पैसे पे बैंक को इंटरेस्ट अर्न होता है, बैंक अर्न प्रॉफिट ऑन दिस। सीआरआर का जो पैसा होता है उस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एसएलआर का जो पैसा होता है उस पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, बैंक इस पे प्रॉफिट अर्न करता है। It is the amount of liquid reserve that each bank has to keep with itself in the form of either cash,
गोल्ड और आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का क्या क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, ट्रेजरी बिल्स होता है, ये सब चीज होता है जो आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होता है। ठीक है, इसी को अदर वर्ड्स में लिखा गया है। ये कहाँ पे डिफाइंड है? तो ये सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर ये डिफाइंड है। क्या? एसएलआर। ठीक है, अब सीआरआर और एसएलआर को कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। इट इज मैंडेटेड अंडर आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन। स्टैट्यूटरी क्यों बोलते हैं? स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है बाई स्टैट्यू, मीन्स बाई एनी एक्ट। ये लीगल है इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैट्यू। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिफाइंड है, आरबीआई एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो किसी एक्ट से जब कुछ डिफाइंड होता है ना तो उसको बोलते हैं स्टैट्यू। ठीक है, तो सीआरआर और एसएलआर को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। यहां तक में किसी को कोई डाउट? बताइए, यहां तक में किसी को कोई डाउट? सबका क्लियर? अच्छा, बैंक कैसे इंटरेस्ट अर्न करता है एसएलआर पे? एसएलआर में बैंक को इंटरेस्ट कौन देता है? अब ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कौन देता है। देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि जो 18 वेट, जो 18% है, दैट इज 18 करोड़ है, ये बैंक किसी भी फॉर्म में रख सकता है। कैश, गोल्ड, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो बैंक क्या करेगा? गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा तो वहां से उसको इंटरेस्ट पैसा मिलेगा। आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी जो होता है, तो अभी इसलिए मैंने आपको शुरुआत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ाया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है? सिक्योरिटी इशू करता है और इस सिक्योरिटी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो बैंक इस सिक्योरिटी को आके परचेज कर लेता है, तो और आरबीआई को बता देता है कि ठीक है, ये जो 18 करोड़ मुझे मेंटेन करना था तो मैंने इसे आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटी जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी वेल है, इसमें मैंने मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पे तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ना। लेकिन जो कैश आरबीआई के पास जमा होता है सीआरआर के फॉर्म में, इस पे तो इसको कोई प्रॉफिट, कोई इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं मिलता। ये पैसा एकदम आइडल बैठा रहता है वहां पे। क्लियर हुआ सबका? जिसे भी डाउट था कि कैसे इस पे प्रॉफिट अर्न होता है, क्लियर हो गया? हुआ क्लियर? नहीं हुआ? ओके, चलिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हाउ सीआरआर एंड सॉरी व्हाट आर द यूजेस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। अब सीआरआर और एसएलआर का क्या यूज है? तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे यूजेस लिखा हुआ है, आपको ये इन्फ्लेशन वाला यूज पढ़ना है। हेल्प आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आरबीआई को हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा देख लेते हैं, सीआरआर और एसएलआर क्या इंश्योर करता है? लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बैंक, दैट इज इन केस ऑफ बैड लोन्स इट एक्ट एज अ सेफ्टी नेट। इसका क्या मतलब है? अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, सीआरआर एंड एसएलआर, ये जो पॉइंट है ना, सीआरआर असिस्ट इन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये हम लोग मनी चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है। अभी मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग मनी चैप्टर में देखेंगे। उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 100 रुपया कितना टाइम्स मार्केट में वही 100 रुपया सर्कुलेट होता है, किस तरीके से सर्कुलेट होता है, तो ये हम लोग मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में देखेंगे। दूसरा क्या है, सीआरआर एंड एसएलआर क्रिएट अ बफर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अ बैंक रन, that is when some rumor is spread that bank is going to collapse, then the customer run towards the bank to withdraw their money। तो उस टाइम पे सीआरआर और एसएलआर हेल्प करता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, वो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि मार्केट में एक रूमर सा स्प्रेड हो जाता है कि ये बैंक जो है ना कोलैप्स करने जा रहा है। तो लोग के पास जो पैसा लोग यहाँ पे डिपॉजिट किए होते हैं, जो पब्लिक का पैसा बैंक के पास होता है, तो पब्लिक डर जाती है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। तो क्या होता है कि एट अ टाइम बहुत सारा पब्लिक बैंक में पहुंच जाता है पैसा अपना अपना डिमांड करने के लिए।
अब उस टाइम पे बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच आ जाती है। बैंक के पास इतने सारे कस्टमर्स एक साथ पहुँचेंगे तो बैंक कहाँ से पैसा देगी? तो इसी टाइम पे क्या होता है, बैंक सीआरआर और एसएलआर का मदद लेती है और उस पैसे को पब्लिक को देना शुरू करती है। तो जब कुछ पब्लिक इस र्यूमर से वहाँ पहुँचे थे कि बैंक कोलैप्स करने जा रहा है, उनका पैसा डूब रहा है, तो क्या होता है कि अब वो जाते हैं, डिमांड करते हैं, तो उनको उनका पैसा मिलने लगता है। तो जब पैसा मिलने लगता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, मेरा पैसा तो सेफ है, मेरा पैसा डूब नहीं रहा है। तो फिर ये मार्केट में फिर ये बात स्प्रेड हो जाती है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बैंक के पास आप जाओगे, बैंक से डिमांड करोगे तो बैंक आपको पैसा दे देगी, मतलब योर मनी इज सेफ विथ दिस बैंक। तो उस टाइम पे यही बफर की तरह काम करता है। कौन-सा पैसा यूज़ हुआ है एसएलआर और सीआरआर का? तो फिर पब्लिक जाना बंद कर देती है, पब्लिक को ये ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, माय मनी विद द बैंक इज़ सेफ। तो यही लिखा हुआ है। सीआरआर एंड एसएलआर क्रिएट अ बफर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अ बैंक रन। बैंक रन का क्या मतलब होता है कि कभी ऐसा कुछ र्यूमर स्प्रेड हो गया कि बैंक इज़ गोइंग टू कोलैप्स, देन द कस्टमर रन टुवर्ड्स द बैंक टू विथड्रॉ देयर मनी। ठीक है? ये यूजेज होता है सीआरआर और एसएलआर का। एक बफर प्रोटेक्शन बैंक रन के टाइम पे, ये जो बैड लोन्स होता है उस टाइम पे एक सेफ्टी नेट की तरह हेल्प करता है। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, हम लोग इस चीज़ को देखना है कि हाउ सीआरआर एंड एसएलआर असिस्ट इन फाइटिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो देखिए, लेट्स से दिस इज बैंक, ये आपका एसेट साइड है, ये आपका लायबिलिटी साइड है। आपको नोट्स देख के कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना प्यारा नोट्स है। यहाँ पे डिपॉजिटर्स है, यहाँ पे डेब्टर्स है। सपोज करिए कि डिपॉजिटर्स को बैंक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है और डेब्टर से क्लेम कर रही है 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो 5% है वो बैंक अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है। किस पे? 79 करोड़ पे। यहाँ पे ये 100 करोड़ पे बैंक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है डिपॉजिटर्स को, और 79 करोड़ पे ये 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम कर रही है डेब्टर से। ठीक है? तो इसका कुछ प्रॉफिट मेंटेन्ड होगा, कुछ प्रॉफिट इसे बैंक को अर्न हो रहा होगा। अब क्या होता है? आगे की कहानी हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब क्या है कि लेट्स से मार्केट में मनी फ्लो मनी फ्लो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? मनी फ्लो क्या है मार्केट में? बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है इससे? जब मनी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो डिमांड क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? बताइए। जब मनी मार्केट में ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा, हाई होगा? सबको क्लियर है? ग्रेटर? ठीक है। जब डिमांड ग्रेटर है और सप्लाई उस अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होगा? डिमांड ग्रेटर है और सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होगा? क्लियर नहीं है? अच्छा, जब लोगों के पास मार्केट में पैसा ज़्यादा होने का क्या मतलब है? लोगों के पास पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है। मार्केट में पैसा का क्या मतलब होता है कि लोग के पास पैसा हो। जब लोग के पास पैसा होगा तो लोग चीज़ों का डिमांड ही तो करेंगे ना। आपके पास आपका सैलरी अगर इंक्रीज़ होता है, आपके पास पैसा अगर आता है, कोई आपको पैसा देता है, अभी आप लोग अर्न नहीं कर रहे हो, जो लोग अर्न कर रहे हैं उनका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, तो वो क्या फर्दर कुछ चीज़ों का डिमांड करते हैं या सोचते हैं कि नहीं, जितना-जितना पैसा आ रहा है इन सबको मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जैसे-जैसे आपका सैलरी इंक्रीज़ होता है, आपके पास पैसा जैसे-जैसे बढ़ता है, वैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आप डिमांड चीज़ों का करते हैं, तो डिमांड इंक्रीज़ होता है ही नहीं होता है ना? तो जब डिमांड इंक्रीज हुआ और सप्लाई अगर कांस्टेंट है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतना ही है, तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? प्राइस इंक्रीज होगा। और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो इसी को तो बोलते हैं राइज
इन जनरल प्राइस लेवल दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो अब मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है तो कैसे